Info for patient। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई एपिसोड के साथ हैं और हमारे साथ डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती साहब हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने वाली नाली में बैकवर्ड होता है, तो उसके इशू क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, इसका इलाज क्या है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, वो कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं ताकि हम उस टॉपिक को भी कवर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है, खैरियत? जी शुक्र। अच्छा सर, गैस्ट्रोएसोफेजियस रिफ्लक्स डिजीज़, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ ये क्या है? इंग्लिश में तो इसे ये इस नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उर्दू में इसका थोड़ा सा तर्जुमा लंबा हो जाता है। जी जी। तो ये क्या चीज़ है सर? इंग्लिश में इसका जो एब्रीवेशन है ना, वो GERD है, GERD, GERD। जी सर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। और उर्दू में कोई इसका ख़ास नाम नहीं है वैसे, लेकिन अगर हम आम फहम बात करें तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ये है कि हम खाना खाते हैं और खाना मुंह से होके फिर खुराक वाली नाली में जाता है, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। और एसोफेगस के ऊपर और नीचे वाले एंड पे दो स्फिंक्टर्स होते हैं, यानी एक मैकेनिज़्म है कि खाना वापस नहीं आ सकता, ना मुंह में आ सकता है और ना मैदे में जाने के बाद वो खुराक वाली नाली में आता है, यानी एसोफेगस में आता है। तो जो लोअर स्फिंक्टर है, ये अपर स्फिंक्टर और लोअर स्फिंक्टर होते हैं। तो जो लोअर स्फिंक्टर है वो किसी वजह से वो लैक्स हो जाता है, यानी वो नरम ढीला पड़ जाता है। तो खाना मैदे में जब जाता है तो डिफरेंट पोजीशंस में खाना जो है वापस मैदे की नाली में आना शुरू हो जाता है, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। यानी रिफ्लक्स हुआ मैदे से खुराक वाली नाली में, तो ये रिफ्लक्स डिजीज़ कहलाती है। और गैस्ट्रो मीन स्टमक, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें बेसिकली जो मरीज़ की अलामात होती हैं वो ये हैं कि वो खाना खाता है तो उसको ये जो हमारी सामने वाली हड्डी है सीने वाली, इसके पीछे बर्निंग होती है, ठीक है। और रीगर्जिटेशन एक लफ्ज़ बोला जाता है, ये जो वापस आना है इसका नाम रीगर्जिटेशन है। और तीसरे नंबर पे उसको पेन भी हो सकती है, ठीक है, तो वॉमिटिंग भी हो सकती है, मतली भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जब पेशेंट में बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम इनिशियली उसकी हिस्ट्री पे ये सजेस्ट करते हैं कि शायद इसको GERD का प्रॉब्लम हो गया। हार्ट की जलन या इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? बड़ा टेक्निकल आपने सवाल किया है। यानी ये जो स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं ये इतने बाज़ को कम्प्लेक्स बन जाते हैं कि किसी पेशेंट में जब इस तरह पेन हो रही होती है और उसको बर्निंग हो रही होती है तो बाज़ का क्लिनिशियन ये समझता है कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। जी सर। तो वो हार्ट बर्न बेसिकली इसीलिए नाम दिया जाता है कि वो दिल की तरह की बर्निंग होती है, लेकिन एक्चुअली वो स्टमक का प्रॉब्लम होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट इस तरह करते हैं कि मरीज़ को जब पेन होगी, जी सर, तो वो सम टाइम पेन जो है वो लेफ़्ट आर्म में जिस तरह हार्ट वाले पेशेंट में होती है वो रेडिएट नहीं करती। अच्छा। वो पेन सिर्फ मैदे वाली जगह पर रहती है। और कुछ पेशेंट्स में कर भी जाती है, यानी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमने सुना हुआ है और देखा भी हुआ है कि जिनकी स्टमक की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और उसमें उनको कार्डिक पेशेंट समझा गया और इवन एंजियोग्राफी तक हो गई और वो नेगेटिव आ गई। अच्छा। तो बाज़ को बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना। पहले ECG करें, फिर उसके बाद कार्डिक एंजाइम्स कराएं और फिर उसके बाद इवन एंजियोग्राफी तक। तो ये सम टाइम डिफिकल्ट, लेकिन वो जो टिपिकल हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, यानी जिसमें रेडिएशन ऑफ पेन है लेफ़्ट साइड पे, और वो पेन पीछे भी जा सकती है, पेन राइट साइड पे भी आ सकती है, नेक पे भी जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सम टाइम्स। लेकिन अगर पेशेंट को, अगर वो हार्ट पेशेंट नहीं है पहले और डायबिटिक भी नहीं है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, एक्चुअली वो स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर ये आमतौर पर किन मरीज़ों में हो सकता है? जो पेशेंट वेट गेन ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा। यानी बेसिकली ये है कि एसोफेगस जो है वो हमारी जो एनाटमी है वो एसोफेगस नीचे आके, तो एक स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम के अंदर से गुजरता है और नीचे फिर स्टमक शुरू हो जाता है। तो डायफ्राम वाला जो सुराख है, जो ओपनिंग है, उसको कहते हैं हाइटस। तो वो एसोफेजियल हाइटस है। तो वो हाइटस जो है वो बेसिकली जब थोड़ा सा लैक्स होता है, ठीक है, मतलब लैक्स होने का मतलब ये है कि वो नरम हो गया, तो ऐसे पेशेंट जो ओबीज़ हैं, ठीक है, जिनमें फ़ैट अंदर जमा हो जाती है, उस जगह पे भी जमा हो जाती है, वो पेशेंट में फिर ये होता है कि ये सिम्टम्स ऐसा ऐसा डेवलप होते हैं। जब वो
लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर नरम हो जाता है, तो उसमें जगह फिर मिल जाती है कि खाना वापस आ सके। वैसे तो वो वन वे वैल्व होता है कि एक तरफ से जाता है, खाना वापस नहीं आता। लेकिन जब वो नरम हो जाएगा, लैक्स हो जाएगा ओबेसिटी की वजह से, और इसी तरह दूसरी रीज़न जो ओल्ड एज है, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनको कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होती हैं, तो उन पेशेंट्स में ये फिर जो रिफ्लेक्स है वो डेवलप हो जाता है। और ऐसे पेशेंट जो ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, कुछ ओवर ईटिंग का ज़्यादा भरा होगा तो ज़ाहिर वो खाना दोबारा ऊपर आ जाएगा। खाना खाने के बाद अगर आप यानी एक तो वैसे ही हुक्म भी है कि आप स्पेशली रात के खाने के बाद अगर आपने लेटना है तो उससे कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाएं, और खाना खाने के बाद 40 से 60 कदम, ये शायद सुन्नत मुबारक भी है, सुना हुआ मैंने। तो वो जब आप वॉक ही नहीं करेंगे और खाना खाने के बाद लेट जाएंगे तो वो भी एक फैक्टर है पोजीशन का, भी खाना वापस आना शुरू हो जाता है। तो ओवर ईटिंग और वो तो वैसे ही एक हुक्म भी है कि खाना भूख रख के खाएं, ठीक है, थोड़ी सी भूख को तो छोड़ दें। तो शायद यही फैक्टर्स हैं जो उसको हम जब बाईपास करते हैं तो वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जी सर। तो सर इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? ओबेसिटी, वेट गेन करना और ओवर ईटिंग करना, और जो टिश्यूज़ अंदर के हैं एज के साथ साथ वो लैक्स हो जाना, और कुछ स्ट्रेस में पेशेंट ज़्यादा खाता है, ठीक है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम जैसे हैं, साइकोलॉजिकल हैं, साइकेट्रिक हैं, जिनमें आप ज़्यादा लेते हैं और वो वापस आना शुरू हो जाता है खाना जो है। सम टाइम ये है कि वो जो स्टमक की इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, तो गैस्ट्राइटिस और वेदे की जो नाली है यानी एसोफेगस, उसकी इन्फेक्शन वो भी एक काज कर रही होती हैं जो रिफ्लेक्स का, यानी उसकी वजह से रिफ्लेक्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। गैस्ट्राइटिस जो है वो भी रिफ्लेक्स को डेवलप करता है। तो सर ये छोटी एज में भी होने का खर्चा हो सकता है इसका? बहुत कम है, यानी छोटी एज में अगर वो बच्चा जो ज़्यादा ओबीज़ है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये अडल्ट्स टू मिडिल एज की बीमारी ज़्यादा है। सर मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो दिल की जलन है, हार्ट बर्न और मैदे की जलन, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि कई दफ़ा डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन कि उसके बहुत एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वगैरह भी की जाती है और वो बाद में नेगेटिव आ रही होती है। बेसिकली जो मैदे का प्रॉब्लम होगा ना, उसमें ये समझ लें कि जो प्रीवियस हिस्ट्री पेशेंट की है शायद वो नहीं होगी, यानी उसको शुगर नहीं होगी, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उसको हार्ट का पहले प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। वो बिल्कुल यानी नॉर्मल पेशेंट होगा, ठीक है, लाइकली, और उसमें एक जलन शुरू हो गई तो आप कहते हैं यार इसकी तो पहले हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी रूल आउट किया जाता है। अब एक चीज़ ऐसी है कि अभी खाना खाया है और खाना खाने के बाद फ़ौरन जलन शुरू हो गई, तो आप कहते हैं यार इसे ज़्यादा मैदे से रिलेटेड ही लग रहा है, और बाज़ का तो वो अगर खाने के बगैर शुरू हो गया तो और हिस्ट्री भी है प्रीवियस, तो आप कहते हैं कि ये स्टमक का नहीं लग रहा, ये तो कार्डिक प्रॉब्लम है। दूसरी जो पेन जो मैंने पहले कि जिस तरह बर्निंग के साथ जब पेन होती है तो पेन रेडिएट करती है लेफ्ट साइड पे, और उसके साथ बाकी सिम्टम जो है स्वेटिंग होना, यानी इरिटेशन होना, कलर का चेंज होना, फेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें हार्ट से ज़्यादा वो रिलेट करती हैं, और हार्ट पेशेंट को टाइम नहीं देता। अगर एक पेशेंट कहता है जी मुझे तो रात से जलन हो रही है, अच्छा, और अब दोपहर हो गई है, ठीक है, तो वो लाइकली हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हार्ट की जलन और हार्ट की पेन और हार्ट की सिम्टम्स वो पेशेंट को टाइम नहीं देते, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। ठीक। तो सर इसको डायग्नोज करने का क्या तरीकाकार है? क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं जो मैदे की जलन होती है? बेसिकली हिस्ट्री पेशेंट की डिपेंड करती है। जब हिस्ट्री ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है, तो ये जो डोमेन है गर्ड के साथ एक और लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं जिसको हाइटल हर्निया कहते हैं। हाइटल हर्निया ऐसे ही है जैसे जो बाहर के हर्नियाज हैं, यानी इंग्वाइनल हर्निया या पैराम्बलिकल हर्निया, तो ये हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल हर्नियाज। जो हाइटल हर्निया है वो इंटरनल हर्निया है, यानी वो पेट के अंदर है, उसको बाहर आपको पता नहीं चलेगा। तो वो हाइटल हर्निया यूजुअली एसोसिएटेड होता है गर्ड के साथ। अब वो हाइटल हर्निया क्या है जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि पेशेंट की चीज़ें थोड़ी सी लैक्स हुई, यानी वो जो हाइटस था जिससे एसोफेगस नीचे आ रहा है और नीचे आके स्टमक शुरू हो रहा है, तो वो स्टमक बाज़ का तो उसका जो जंक्शन है एसोफेगस का और स्टमक का, वो उस हाइटस के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू ऊपर चला जाता है, यानी चेस्ट में। जी सर। और एक ये सिनेरियो होता है कि जो स्टमक का एक पार्ट है वो उस सुराख के थ्रू वो चेस्ट में चला जाता है। तो ये दो हाइटल हर्निया की एक किस्में हैं, स्लाइडिंग है और रोलिंग है। अच्छा, गर्ड के मरीज़ों को काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, शायद मोर देन 30-40% कि वो हाइटल हर्निया के साथ एसोसिएटेड होती है गर्ड,
ठीक है। अब आपने सवाल किया कि वो पता कैसे चलेगा। तो एक तो सिम्टम्स हैं, यानी मरीज़ ने कहा जी मुझे, मैं जब खाना खाता हूँ तो जलन शुरू हो जाती है, उससे खाना मेरे गले में आता है और कभी कभी पेन भी होती है। तो ये एक टिपिकल सिम्टम्स हैं। तो आप कहते हैं यार खाना जब गले में आ रहा है तो ये रीगर्ज हो रहा है, यानी वापस आ रहा है। जी सर। तो बेसिकली डायग्नोज कौन करता है? एंडोस्कोपिस्ट, यानी अच्छा। ये डोमेन जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का है। जी सर। और मैं एज ए सर्जन अगर इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ तो उसकी खास वजह है। जी सर। वजह ये है कि जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी करते हैं और वो डायग्नोज कर लेते हैं कि ये तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर तो लैक्स है, नरम हो गया है। जी सर। और उसके साथ हर्निया भी है, ठीक है। तो वो फिर लेबल करते हैं कि ये पेशेंट गर्ड का है और उसको हाइडल हर्निया भी है। जी सर। और हाइडल हर्निया की फिर आगे ग्रेड्स हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या ज़्यादा बड़ा है। अब उसके बाद जब वो मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, यानी उस मेडिकेशन में उसको काफ़ी सारे मयज़ हैं जो आपका अगला सवाल भी बन सकता है कि इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे। यानी जब उन्होंने डायग्नोज कर लिया तो अब वो ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट में यानी एक जनरल जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और फिर उसके बाद मेडिसिन, ठीक है, और फिर एंड पे सर्जरी का रोल आता है, जिसके लिए हमने ये टॉपिक जो है वो चूज़ किया। वो पेशेंट को ये समझाते हैं कि आप खाना एक वक्त में ज़्यादा ना खाएं, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉल मील्स। अब एक टाइम में उन्होंने अब 2-3 रोटियां खा गए जिस तरह, तो उसमें थोड़ा सा भूख रख के खाएँ, 3 दफ़ा की बजाय 6 दफ़ा खा लें और कम खा लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि खाना खाने के बाद आप फ़ौरन लेटे ना, यानी वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि उसको वॉक करें। और ये तो मेरा हकीम लुकमान का मैंने सुना हुआ है कि चाहे तुम्हें पत्थरों पे चलना पड़े, यानी इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने दी वॉक रात के खाने के बाद। अच्छा। और हदीस मुबारक मैंने सुना हुआ है कि 40 कदम भी है और 60 कदम भी है, तो वो बहुत ज़रूरी है। यानी जब आप खाना ओवर ईटिंग करके लेट जाएंगे तो खाना वापस ही आना गले में। तो ये वो एडवाइस कहते हैं कि पोस्ट प्रेंडियल वॉक करें, ठीक है, और फिर लेटें जब तो सर वाला हिस्सा ऊंचा रखें, यानी एक तकिया आप लेते हैं, आप 2 ले लें, 2 लेते हैं, 3 ले लें। बात का ये होता है कि चारपाई या बेड के नीचे ईंटें या उसको एलिवेट करने के लिए वो भी एक तरीके, ये मयज़ है, ठीक। और पेशेंट को इस साइड पे, लेफ्ट साइड करवट दे के, अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि स्टमक जो है इट्स आउट ऑफ द सीन, यानी उस साइड पे ज़्यादा टिल्ट होगा। अच्छा। और उस पर उस तरह का प्रेशर नहीं आएगा जिस तरह राइट पे लेटने से आता है, ठीक है। तो वो यानी जो ऊपर जा रहा होता है हाइटस हर्निया का, वो स्टमक थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बाहर आ जाता है, यानी वो अगर इधर लेटेंगे तो ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये एक मयज़ है। और फिर ऐसी चीज़ें हैं जो स्पाइसी हैं, यानी जिसमें रेड चिलीज़ हैं, ऑयली हैं, ठीक है, बाहर के खाने जिस तरह के हैं, फास्ट फूड है, ये चीज़ें सारी जो है वो डेफिनेटली वो गैस्ट्राइटिस भी करती हैं, वो अल्सरेशन भी करती हैं, ये गर्ड भी करेंगी, ठीक है, और वो हाइडल हर्निया भी डेवलप करती हैं। तो सारी चीज़ें फूड से रिलेटेड, ये तो पहला स्टेप है। अच्छा। यानी वेट कम करना और ये सारे मयज़ करना, दिस इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। जी सर। दूसरा स्टेप क्या है? मेडिसिन है। मेडिसिन में वो चीज़ें जो जलन को रोकने वाली हैं, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम कहते हैं, PPIs, जिस तरह ये नोवोटेफ है, एसोमेप्राजोल है, इस तरह चीज़ें। फिर एंटासिड्स हैं, सिरप्स हैं। फिर वो जो ड्रग्स हैं जो प्रोकाइनेटिक्स जिनको हम कहते हैं, यानी वो मोटिलिटी ज़्यादा करती हैं, खाने वाली नाली की, स्टमक की, मोटिलियम हो गई और इस तरह की बाकी चीज़ें। तो ये फिर पेशेंट मेडिसिन पे वो रहते हैं और वो फिर कई महीने, कई साल पेशेंट उस पे रहते हैं। होता क्या है कि पेशेंट को ज़ाहिर है जो हर बंदे की अपनी रूटीन है, एक मसरूफियत होती है, भाग दौड़ है, तो वो उस तरह शायद वो कोप नहीं कर सकते चीज़ें। कई लोग बाहर काम करते हैं, उनको खाने बाहर से पड़ता है जी। तो वो मेडिसिन का जब फेलियर आता है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल है। और वो पेशेंट फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो फिर सर्जन को भेज देते हैं कि जी आप इसका ये गर्ड भी है और स्पेशली हाइडल हर्निया। अच्छा। तो हर्निया को जो आप रिपेयर करें और उसकी फिर ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है, वो हम फिर उसके लिए ऑपरेशन का प्लान करते हैं। अच्छा, क्या ये सर इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है या कि शॉर्ट टर्म ही होता है? ये तो अब डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो किस तरह कंप्लाइंस देता है। यानी आप एक पेशेंट को उन्होंने समझाया और उसने सारा कुछ अच्छी तरह समझ लिया, एजुकेटेड है, वाइज है, वो कंप्लाइंस उसका अच्छा है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है, मतलब 1 to 2 वीक्स, 3 to 4 वीक्स डिपेंडिंग ऑन, कुछ लोगों को 4 to 6 वीक्स भी चलता है। तो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 1-1.5 महीना ये चलता है। और अगर वो पेशेंट नहीं समझा और उसने वो सारे जो चीज़ें करने वाली थी नहीं की, तो फिर डेफिनेटली वो लंबा ही चला जाता है। कई पेशेंट जो हमारे पास आते हैं सर्जरी के लिए,
वो कई साल से। और एक जो पिछला रिसेंट एक एक्सपीरियंस है वो पेशेंट डिप्रेशन के थे, एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट थे, एंटी डिप्रेशेंट्स रेगुलर ले रहे थे और साथ उनको गर्ड था, साथ हाइटल हर्निया था। बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को उन्होंने दिखाया हुआ था, उनको किसी ने एडवाइस किया कि आप सर्जन्स की ओपिनियन लें, ठीक है। तो उस पेशेंट की फिर सर्जरी हमने की और उससे वो काफ़ी बेहतर हो गया, यानी आलमोस्ट 70-80%, और अभी वो सर्विलेंस में है, वो चल रहा है पेशेंट। तो सर अगर इसका इलाज ना वक्त पर करवाया जाए तो क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, पेचीदगियाँ वगैरह? यस, वो जो जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ और भी काफ़ी सारे पेशेंट हैं, यानी खाना खा ही नहीं सकता पेशेंट। अच्छा। खाना खाएगा तो खाना बाहर आ जाएगा। अच्छा, इतना अच्छा। सवेर हो जाता है कि वो खाना वो हजम ही नहीं होता, खाना टॉलरेट ही नहीं होता, खाना खाते ही वॉमिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और जब वॉमिट होगी, खाना नहीं खाएगा तो ज़ाहिर है वो जो इंसानी जिस्म को ज़रूरत है खाने पीने की वो उसको नहीं मिलेगा और उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस के साथ फिर बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाएंगी, यानी जिसमें फिर डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, अनीमिया यानी खून की कमी होना शुरू हो जाती है, बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, मसल मास कम हो जाता है और इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और एक एग्नी तो है ही, यानी वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता इंसान। तो सर इसका अल्टीमेट हल सर्जरी ही है या मेडिसिन से भी किया जा सकता है इसका? गर्ड का जो अल्टीमेट हल है, यानी ये समझ लें कि वो सर्जरी नहीं है, लेकिन अगर गर्ड एसोसिएटेड है हाइटल हर्निया के साथ, जी सर, और इट्स ऑलवेज 60-70% एसोसिएटेड होता है हाइटल हर्निया के साथ, मरीज इसको चला रहे होते हैं। लेकिन अगर वो हर्निया ज़्यादा तंग कर रहा है, बड़ा साइज़ है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं जी अब मेरे हैंड्स आप पे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, अच्छा। तो आप इसकी सर्जरी प्लान करें, तो फिर उसको सर्जरी के लिए हम उसको ठीक करते हैं और वो उसके रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। सर्जरी में हम पेशेंट को बेसिकली ये ऑफ़र करते हैं कि ओपन सर्जरी भी है और लेप्रोस्कोपिक भी है। तो जो ओपन सर्जरी है उसमें और लेप्रोस्कोपिक में हम दो, जिस तरह मैंने टाइप्स बताई हर्निया की, कि वो मैदे का और खुराक की नाली का जंक्शन ऊपर चला जाता है या फिर मैदा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है साथ ही उस हाइटस के थ्रू, तो हम मैदे को नीचे खींच के, ठीक है, और मैदे का ही पार्ट उस खुराक वाली नाली के अराउंड फेर देते हैं, जिसको हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। यानी स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका नाम फंडस है, नीचे बॉडी है और उसके बाद एंट्रम है। तो फंडस को उस खुराक की नाली के अराउंड लपेट दिया जाता है, जिसको हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। तो फंडोप्लाइकेशन का फ़ायदा ये होता है कि वो जो चीज़ पेशेंट की वीक हो रही होती है, यानी जो इसोफेगस की लेंथ ऊपर जा रही होती है या जो स्टमक ऊपर जा रहा होता है, उसको हम वापस अपनी जगह पे रिप्लेस करके उसके गिर्द उसकी और डायफ्राम के दरमियान में फंडस को हम ले आए, यूँ रैप करके। तो ये रैपिंग होती है जो तकरीब डिफरेंट एंगल्स भी हैं उसके, 180 डिग्री भी है, ठीक है, और 360 भी है और डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये फंडोप्लाइकेशन पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जिस पेशेंट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, वो दवाएं दे रहा था बाद में, यदि वो प्रॉब्लम में था, उसको कोई चीज़ हजम नहीं हो रही थी और डिप्रेशन उसको पहले था, एंटी डिप्रेशन वो रेगुलर ले रहा था, तो उसकी जब फंडोप्लाइकेशन की और बायोपन टेक्निक की, कोई लेप्रो के लिए वो विलिंग नहीं था, तो वो उसके बाद विद इन 1 वीक वो सेटल हो गया, यानी उसकी वॉमिटिंग बेहतर हो गई, खाना हजम होना शुरू हो गया और उसकी एंग्जाइटी बेहतर हो गई, उसकी डिप्रेशन का एलिमेंट कम होना शुरू हो गया। अब वो इंशाल्लाह पेशेंट आएगा तो फिर उसको हम एंटी डिप्रेसेंट के एसेस ऑफ कराएंगे। तो ये इसकी फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो फंडोप्लाइकेशन है और उसका पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो सर स्ट्रेस किस हद तक गर्ल्स पे इफ़ेक्ट करता है, गर्ल्स होने पे? स्ट्रेस तो बहुत सारी चीज़ों की वजह है, यानी जब बंदा स्ट्रेस में हो तो वो तो ओवर ईटिंग भी कर देता है, वो कम भी खाता है, उसका नींद भी डिस्टर्ब होती है और बहुत सारी अलामात हैं। तो स्ट्रेस में जब मेरे ख्याल है ओवर ईटिंग करेगा तो गर्ड की सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो सर इसके लिए बेसिक टेस्ट कौन से आप करवाते हैं गर्ड्स के लिए? गर्ड के लिए तो एंडोस्कोपिक करके भेजा है उसने बेसिकली। अच्छा, यानी वो एंडोस्कोपिक करता है, उसको सारी जो फाइंडिंग हैं जो मैं अभी बता रहा था कि कुछ चेंजेस एसोफेगस में आ रही होती हैं, जो एसोफेजाइटिस की हैं, गैस्ट्रिक में आ रही होती हैं, स्टमक में गैस्ट्राइटिस की हैं, साथ हाइटल हर्निया डेवलप हुआ होता है और वो टाइप ऑफ हर्निया भी डायग्नोज करते हैं। तो वो बेसिकली उसने सारे टेस्ट कर लिए, तो उसमें डायग्नोसिस उन्होंने करके भेजा। अब हम क्या करते हैं, हम सर्जरी से रिलेटेड टेस्ट कराते हैं। यानी अगर ये पेशेंट मिडिल एज है और उसको डायबिटिक भी है या हाइपरटेंसिव है, तो फिर जो सारे बेसलाइन टेस्ट हैं, यानी ब्लड के टेस्ट हैं, ECG, एक्सरे, एको, लिपिड प्रोफाइल, जो भी सारे हम करा के वो एनेस्थीसिया के लिए, यानी बेहोशी वालों को
हम कहते हैं जी पेशेंट ये है और उसकी फिटनेस के लिए, तो वो बेसलाइन टेस्ट हम सारे कराते हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी प्लान। तो सर एंडोस्कोपी क्यों करवाई जाती है? गर्ल्स के नहीं, एंडोस्कोपी बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा ना। अच्छा, एंडोस्कोपी टेस्ट है, जब उस एंडोस्कोपी टेस्ट है, एंडोस्कोपी बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यानी अब एक बंदा है, उसको 5-6 साल हो गए हैं, उसकी ये फीलिंग्स नहीं बेहतर हो रही। अच्छा, यानी गर्ड वाली, यानी वो खाना जैसे खाता है उसको मतली शुरू हो जाती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, या खाना गले में आना शुरू हो जाता है, बर्निंग है। वो गर्ड तो डायग्नोज हुआ है क्लिनिकली, ये गर्ड का पेशेंट है, लेकिन वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा। तो जब वो एंडोस्कोपी करके देखते हैं तो उसको साथ हर्निया अंदर डेवलप हुआ होता है गर्ड के साथ। तो वो जो हर्निया बेसिकली उसको ज़्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। हाइटल हर्निया भी इसी तरह ही पेशेंट को तंग करेगा, और ये यूजुअली ये नहीं होता कि हाइटल हर्निया सिर्फ हो और गर्ड ना हो, तो दोनों एसोसिएटेड होते हैं। तो वो हाइटल हर्निया जब डेवलप हो रहा होता है तो फिर उसके साइज़ के मुताबिक मरीज़ को अलामात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उससे फिर वो डायग्नोज करते हैं कि ये गर्ड भी है और हाइटल हर्निया भी है। तो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो फिर वो प्लान करते हैं कि सर्जरी का ओपिनियन लिया जाए। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो गर्ल्स के लिए किस हद तक हेल्पफुल हो सकती है? आप तो हर चीज़ मिल जाती है ओवर द काउंटर, PPI भी मिल जाएंगे, एंटासिड भी मिल जाएंगे, प्रोगनेटिव भी मिल जाएंगे। यानी उसमें अगर मरीज़ को इनिशियल सिम्टम्स हैं, यानी अभी शुरू हुआ है या थोड़ी देर हुई है, और वो सारे जो मैयर्स हैं वो समझ भी गया है, तो उसने मेडिसिन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने लिखी है और वो जाके ले लेता है। ठीक है, या एक दफ़ा नहीं भी गया तो उसने ले ली है, तो वो बेसिकली थोड़ा सा उसको आराम तो देगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रूटीन है अपने वही रखनी है तो ओवर द काउंटर जो मर्जी आप ले लें, फिर आपको आराम तो नहीं आएगा। तो आपको अपनी ये तुक्का ही है, अगर तो सही लग जाए तो लग जाए, नहीं तो नहीं। सेल्फ मेडिकेशन तो करनी भी नहीं चाहिए। बेस्ट ये या तो आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को मिले और या फिर जनरल सर्जन। नहीं, अच्छा, ये सिर्फ आपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को मिलना है। अच्छा, ये नहीं, आजकल तो GPs भी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आ जाएगा तो हम उसको डायग्नोस करके हम भी मेडिसिन थोड़ी सी लिख देंगे, लेकिन प्रॉपर फील्ड जो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का है। और अगर लंबा ज़्यादा हो गया है तो फिर उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि वो एंडोस्कोपी करके ये रूल आउट करे कि उसको प्रॉब्लम, यानी सिर्फ ये तो नहीं है कि उसको गैस्ट्राइटिस और हाइटल हर्निया है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्टमक में डेवलप हो रहे होते हैं, और उसमें एक स्टमक का कैंसर भी है। यानी बहुत लंबा अर्सा एक चीज़ चल रही है तो उसमें कुछ और वजह भी हो सकती है। सर, ये है कि गर्ड्स और एसोफेजियल का कैंसर में क्या फ़र्क है? ये स्टमक का कैंसर या एसोफेजियल कैंसर में फ़र्क है? एसोफेगस का मतलब ये है कि वो जो खुराक की नाली से स्टमक तक आ रही है, इसको एसोफेगस कहते हैं। और एसोफेगस का जो लोअर पार्ट है वो जब स्टमक के साथ आगे निकल के स्टमक को बना रहा है, आगे स्टमक बन रहा है, तो वो स्टमक है। तो स्टमक का कैंसर मैदे में होगा और एसोफेगस का कैंसर खुराक की नाली में होगा, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खुराक की नाली में अगर कैंसर होगा तो मरीज़ की अलामत ये होगी कि खाना बंद हो रहा है, यानी गला बंद हो रहा है, खाना नीचे ही नहीं जा रहा। और अगर मैदे का कैंसर होगा तो उसमें खाना नीचे तो चला जाएगा, लेकिन हो सकता है उसको पेन हो रही हो सकता है उसको बर्निंग हो रही हो, उसको जलन हो रही हो। ठीक है, इसमें एक और भी है सर, खाना निगलने में जो मसला होता है वो शायद ENT के डोमेन में आता है या नहीं? ENT तो बेसिकली नाक कान गला ENT, लेकिन जो एसोफेगस के कैंसर ऑपरेट करते हैं वो ENT सर्जन नहीं करते। अच्छा, वो जनरल सर्जन करते हैं। थायराइड की सर्जरी, लेकिन खाना निगलने का इशू है वो एसोफेगस की वजह से ही होता है। खाना निगलना नहीं जा रहा, खाना रुक रहा है, आगे नहीं जा रहा, गले का प्रॉब्लम, तो वो नहीं, वो एसोफेगस का प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन अब एक खाना रुकने की वजह टॉन्सिल्स भी हो सकता है। यानी एक बच्चा है जिसके टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं और वो खाना खाता है तो उसको रुकावट होती है, तो वो तो उसको देखने के बाद पता चलेगा देखने के बाद प्रॉब्लम कहाँ पे है। यानी डिस्फेजिया जो है, जो खाने में प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ एसोफेगस में नहीं है, मुंह में भी हो सकती हैं और उसके अलावा नीचे भी हो सकती हैं, स्टमक के लेवल पे भी हो सकती है, खुराक की नाली में भी हो सकती है, खुराक की नाली में भी हो सकती है। तो गर्ड का कैंसर से ताल्लुक नहीं है, गर्ड जो है वो नॉन कैंसरस बीमारी है। अच्छा, गर्ड कैंसर और काबिल इलाज है ये, यानी गर्ड एक लेवल पे जब रिफ्लेक्स ज़्यादा हो रहा होता है तो वो एक जो मेदे खुराक वाली नाली एसोफेगस है उसके लोअर एंड पे वो कैंसर काज कर भी सकती है। कुछ चेंजेस बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग में आफ्टर मैनी ईयर्स वो उसमें आ जाती हैं, जिसको बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं। वो जो बैरेट्स एसोफेगस है वो बेसिकली कैंसर होता है, लेकिन उसमें अगर वो ज़्यादा फैल गया तो फिर वो रुकावट भी करेगा। तो वो जो
खाने में रुकावट है वो इसोफेगस के कैंसर की अलामत है। अच्छा। और जो मैदे से रिलेटेड चीज़ें हैं जी ठीक है, अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर जो होते हैं या लेट भी इवन, तो वो मैदे की अलामात से प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। तो सर अब आप हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि गर्स का जो मर्ज़ है क्या ये काबिल इलाज है? हाँ बिल्कुल है। मतलब अगर कोई सिम्टम इस तरह की डेवलप हो रही हैं तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिल लें, यानी गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट। अच्छा। जो माहिर अमराज़ मैदा जिगर है ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें समझा देगा ठीक है। और उसके बाद जो बात ये यानी एक कुरान पाक का एक हुक्म भी है कि जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट लोग हैं उनकी बात को मानना चाहिए ठीक है। बिल्कुल। अगर मैं एक मैकेनिक के पास जाऊंगा और मेरी गाड़ी का प्रॉब्लम है तो मुझे उसकी बात को मानना चाहिए अगर वो अच्छा है तो। हाँ। तो आप अगर स्पेशलिस्ट का दौर है, स्पेशलाइजेशन का दौर है, आप तो सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है, तो वो उस बंदे के पास जाएं और वो आपको सारा एडवाइस करेगा और ट्राई टू डू इट ठीक है। सारा उसको समझें, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं, जो खाने पीने की रूटीन है, जो मेडिसिन वो देते हैं वो कर लें। अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम तो दो जगह पे हो सकता है ठीक है, या तो वो बीमारी बढ़ गई है हाँ जी, और या फिर यह है कि बीमारी तो वही है, आप परहेज ज़्यादा नहीं कर रहे प्रॉपर ठीक है। तो अगर लंबा हो जाए तो फिर उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसका प्रॉपर इसको एवेल्युएट करें। यानी जब मैदे की प्रॉब्लम शुरू होती है तो थोड़ा सा परहेज करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन जब ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर आपको एंडोस्कोपी पर जाना पड़ता है जी सर। तो एंडोस्कोपी होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो ये अलामात हैं अच्छा। ठीक है। उसमें एक हमने ये भी डिस्कस की है कि हाइटस हर्निया शायद डेवलप हो रहा है ठीक है अंदर, और कैंसर भी हैं जो हम बात कर रहे हैं। हाइटस हर्निया भी इसी वजह से ही होता है, खाने की बेहतियाती की वजह से? नहीं, हाइटस हर्निया उस वक्त होगा जो जिससे हम बात कर रहे थे कि ये जो नाली खाने वाली है वो जब नीचे गुजरती है, डायफ्राम से नीचे आती है, स्टमक को जुड़ती है जी सर, तो उस जगह का नाम हाइटस है, यानी एसोफेजियल हाइटस। जब वो हाइटस खुल जाएगा यानी रिलैक्स हो जाएगा, खुला हो जाएगा, फैट की वजह से, एज की वजह से, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से ठीक है, या कुछ पेशेंट स्टेन करते हैं तो उसमें वो जो स्टमक है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो वो जब स्टमक ऊपर जाता है उसका नाम हाइटस हर्निया, या उस जोड़ ऊपर जाता है या स्टमक एक सेल ऊपर चले जाता है। तो ये स्पेसिफिक काम जनरल सर्जन का है, ये गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट का है, डायग्नोज करना, ट्रीट करना। लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो रही है और उसको ठीक नहीं कर रही और पेशेंट प्रॉब्लम में है तो फिर वो कहता है भाई इसकी सर्जरी कर दें। सर्जरी से वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट जो है वो 80-90% ठीक हो जाते। तो क्या सर इसकी सर्जरी एंडोस्कोपिकली भी की जा सकती है? जी, लेप्रोस्कोपिकली तो हम रूटीन में करते हैं जी सर, यानी कैमरा बाय कैमरा और ओपन भी करते हैं, दोनों टेक्निक। तो दोनों ही सक्सेसफुल है? दोनों सक्सेसफुल। आप किसको रिकमेंड करते हैं, एंडोस्कोपी को या ओपन? एंडोस्कोपी का बेसिकली फ़ायदा ये है कि छोटे सुराख होते हैं ठीक है, और वो 4 से 5 होते हैं और उसके थ्रू करने में पेशेंट को पेन कम होती है। यानी एक इंसान यूँ बड़ा लगा होगा ठीक है तो उसकी पेन शायद उसको ज़्यादा होगी और बाकी छोटे सुराख जो है उसकी पेन कम होगी, उसका स्टे हॉस्पिटल में कम हो जाता है। थोड़ी सी उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा मेडिसिन की डिमांडिंग है और उस थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल है पेशेंट के लिए। ठीक है। इसमें सर पेशेंट को मेडिसिन भी मेरे ख्याल कम यूज़ करनी पड़ती है, एंटीबायोटिक वगैरह? हाँ जी, जो बड़ा ज़ख्म हो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेन किलर भी ज़्यादा देनी पड़ती है, स्टे भी थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक में चीज़ें जो है वो कम यूज होती है। तो सर गर्ल्स के मरीज़ों के लिए आपका क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि खाने पीने में ज़रा परहेज करें, बहुत ओवर ईटिंग रूटीन में ना करें, अपने आप का मतलब थोड़ा स्मार्टनेस का ख्याल रखें। वेट, मैं तो खुद थोड़ा 20 उम्र है लेकिन यह है कि वॉक शक रेगुलर करें, एक्सरसाइज करें, जो जंक फूड है, फास्ट फूड है उसको ज़रा परहेज करें। और अगर अलामात डेवलप हो गई हैं ठीक है, तो मतलब मुझे एक दफ़ा डेवलप हो गई थी और मैं गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट के पास ही गया था, उनमें एक आध हफ्ता मेडिसिन यूज़ कराई। लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको हो गई तो वो नौबत ही ना आने दें कि आप इस स्टेज पे आएँ कि आप गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट से मिलें और उसके बाद मेडिसिन लें।